Welcome to my channel CBSE History and Social Science. Today we will discuss class 11th chapter 2 Writing in City Life. आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th इतिहास के दूसरे अध्याय लेखन और शहरी जीवन के पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 2 को इसमें स्टडी करेंगे। पहला पार्ट जो है उसका पहला वीडियो बना हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, उसको देख सकते हैं और इस चैप्टर की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। आज का ये वीडियो स्टार्ट होता है उर सिटी में लोगों का जीवन किस प्रकार का था। इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो शहरी जीवन था वो शहरों में लोगों की लाइफस्टाइल किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं उर शहर में किस तरह से लोगों का जीवन था। इन मेसोपोटामियन सोसाइटी द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम वॉज एट द नॉर्म। मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन में एकल परिवार वाला सिस्टम जो था वो व्यवस्था लागू थी, यानी संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित नहीं थी उस सिटी में। वहाँ पर एकल पारिवारिक व्यवस्था थी। द फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। पिता जो है परिवार का मुखिया होता था। ठीक है, वी नो। अच्छा, फिर अब हम बात करते हैं मैरिजेस की। यहाँ विवाह की क्या व्यवस्था थी। वी नो लिटिल अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मैरिज। यहाँ के विवाह के सिस्टम के बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी अवेलेबल है, लेकिन जो जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से डिक्लेरेशन वॉज मेड अबाउट द विलिंगनेस टू मैरी बाय द ब्राइड्स पेरेंट्स। विवाह की जो है घोषणा वो दुल्हन के पिता द्वारा जो है वो या पिता या परिवार के सदस्यों द्वारा, माता पिता द्वारा इसकी घोषणा की जाती थी कि लड़की विवाह के लिए तैयार है या विवाह जो है करना चाहती है, उसकी विलिंगनेस है, उसकी इच्छा है। ये घोषणा लड़की के माता पिता करते थे। व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस गिफ्ट्स वर एक्सचेंज। जब विवाह होता था तो दोनों ही परिवार, दूल्हा और दुल्हन के परिवार में आपस में गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता था। बाय बोथ पार्टीज हु एट टुगेदर। साथ में खाना होता था दोनों ही परिवारों का। एंड मेड ऑफरिंग इन ए टेम्पल। और फिर मंदिर में जाकर पूजा पाठ भी की जाती थी। द ब्राइड वॉज गिवन हर शेयर ऑफ इनहेरिटेंस बाय हर फादर। लड़की को, दुल्हन को उसके पिता द्वारा प्रॉपर्टी में जो भी शेयर होता था वो विवाह के समय पिता द्वारा उसे प्रदान किया जाता था। द फादर्स हाउस, हर्ड्स, फील्ड्स एटसेट्रा वर इनहेरिटेड बाय द सन्स। लेकिन पिता की संपत्ति में जो है मकान या जानवर या जो खेत होते थे वो सब पुत्रों को प्राप्त होते थे, लड़कियों को वो प्राप्त नहीं होते थे। लेकिन पिता की संपत्ति में से जो भी धन दौलत है विवाह के समय पिता जो है अपनी बेटी को विवाह के दौरान दे देता था। तो इस तरह से ये विवाह की प्रथा थी, जिसे हमारे देश में थी लगभग उसी प्रकार की थी। और शहर किस प्रकार का था, तो उर शहर के बारे में देखें तो देर आर नैरो वाइंडिंग स्ट्रीट्स। बहुत संकड़ी संकड़ी गलियां थी इस शहर में। इंडिकेट द व्हील कार्ट्स कुड नॉट हैव रीच्ड मैनी ऑफ द हाउसेज। और ये संकड़ी गलियां ये बताती है कि इस उर शहर में जो पहिए वाली गाड़ियाँ होती थी, बैलगाड़ी टाइप की, वो बहुत सारे घरों तक शायद नहीं पहुंच पाती थी, क्योंकि संकड़ी गलियां थी इस शहर में। ऊर में बहुत सारी संकड़ी टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी। सेक ऑफ ग्रेन्स एंड फायरवुड वुड हैव रीच्ड ऑन डंकी बैक। और उन घरों तक जहाँ तक बैलगाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती होगी वहाँ पर शायद अनाज और लकड़ियों के बोरे जो होते थे वो गधों की पीठ पर रखकर ले जाते रहे होंगे। टाउन प्लानिंग एंड स्ट्रीट ड्रेन्स वर एब्सेंट ऊर। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि उर शहर में किसी प्रकार की नगर योजना देखने को नहीं मिलती है, न ही गलियां जो है उस प्रकार की विधिवत या एक प्लान योजना के अनुसार यहाँ की गलियाँ बनी हुई नहीं थी। ड्रेन्स भी, स्ट्रीट ड्रेन्स भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इंस्टीड ऑफ ड्रेन्स क्ले पाइप्स वर फाउंड इन द इनर कॉर्टयार्ड्स ऑफ हाउसेज। ड्रेन की जगह यहाँ पर मकानों के अंदर के भाग में मिट्टी के बने हुए पाइप्स मिले हैं, जिससे घर के अंदर का पानी जो है उसको निकासी की व्यवस्था की जाती रही होगी। हाउस रूफ स्लॉप्ड इनवर्ड्स। घरों की छतें अंदर की तरफ झुकी हुई रहती थी, उसका स्लोप या ढाल अंदर की तरफ होता था। एंड रेन वाटर वॉज चैनल्ड विया द ड्रेन पाइप्स इनटू सम्स इन द इनर कॉर्टयार्ड। और बरसात का पानी जो है छतों से घर के अंदर बरामदे की तरफ आकर वहाँ बने हुए सम्प्स में जाकर इकट्ठा होता था। यानी यहाँ घरों का पानी जो है बाहर
नहीं जाता था बरसात का पानी, उसे घर में ही सम्प में इकट्ठा किया जाता था जो अंदर के बरामदे में बने होते थे। और नीचे यहाँ पर आप यहाँ का मैप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है यहाँ पर ये शहर स्थित है। उरुक, ऊर, इरीडू, निप्पुर, किश, ये सारे जो शहर हैं इस मेसोपोटामिया के दक्षिण के भाग में जो डेजर्ट का एरिया था, इन रिवर्स के डेल्टा एरिया में ये जो प्लेसेस हैं वो शहर वहाँ स्थित हैं। फिर आगे हम बात करते हैं उर्स सिटी के लोगों के क्या अंधविश्वास थे, सुपरस्टिशंस क्या थे। पीपल हैड स्वेप्ट देयर हाउस होल्ड रिफ्यूज इन टू द स्ट्रीट्स। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है कि लोग अपने घरों की गंदगी को रोड पर फेंक देते, घरों से सारा कचरा निकालकर रोड पर डाल दिया जाता था। और दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइज, और इसकी वजह से गलियों का लेवल जो है वो हाई हो गया, राइज हो गया। एंड ओवर द टाइम, और समय के साथ साथ, द थ्रेशोल्ड ऑफ हाउसेज हैड टू बी रेज सो दैट नो मड वुड फ्लो इनसाइड आफ्टर रेन्स। और इस वजह से बाद में घरों की जो चौखट है या घरों का जो मेन एंट्रेंस है उसको भी ऊपर उठाना पड़ता हो रहा होगा, क्योंकि अगर वो ऊपर नहीं उठाया जाएगा तो बरसात का पानी जो है वो घरों के अंदर घुस जाता होगा, गलियों का पानी घरों के अंदर घुस जाता होगा। तो यहाँ पर ये सुपरस्टिशन या एक गलत परंपरा देखने को मिलती है कि यहाँ पर लोग अपने घरों की गंदगी को मेन स्ट्रीट में, गली में फेंक देते थे। सफाई गलियों की नहीं रखते थे, घरों की ही करते थे। लाइट केम इन टू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज बट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग इन द कोर्टयार्ड। दूसरा अंधविश्वास जो था वो था लाइट केम इन टू द रूम्स नॉट फ्रॉम विंडोज बट फ्रॉम डोरवेज ओपनिंग इन द कोर्टयार्ड। घर के अंदर जो रोशनी थी वो खिड़कियों से नहीं आती थी, दरवाजों से आती थी, क्योंकि खिड़कियां होती ही नहीं थी। गलियों में खिड़कियां नहीं रहती थी, या जो फर्स्ट फ्लोर होता था, ग्राउंड फ्लोर होता था, वहां पर खिड़कियां नहीं होती थी, तो रोशनी घरों के अंदर दरवाजों से आती थी, खिड़कियों से नहीं। तीसरा, सुपरस्टिशंस अबाउट हाउसेज एज रिकॉर्डेड इन ओमान टैबलेट एट उर। अब घरों के बारे में क्या अंधविश्वास थे, तो वहाँ पर जो उर में एक टैबलेट मिला है, क्ले टैबलेट, उस पर लिखे हुए कुछ अंधविश्वास हैं, वो इस प्रकार है। सबसे पहला, ए रेज्ड थ्रेशोल्ड ब्रॉट वेल्थ। एक ऊंचा बाहर की तरफ जो गंदगी या यहाँ पर जो घरों का कचरा बाहर फेंक दिया जाता था, उसका रीज़न ये था कि वो लोग ये मानते थे कि इस तरह से इसका जो है ऊपर होने से घरों के अंदर धन संपदा आती, इसलिए वो घरों का कचरा बाहर फेंक देते थे और इसकी वजह से गलियां ऊपर उठ जाती थी। दूसरा, अ फ्रंट डोर दैट डिड नॉट ओपन टूवर्ड्स अनदर हाउस वाज लकी। फिर दूसरा अंधविश्वास ये था कि वो लोग अपने घरों, मकानों को इस तरह के बनाते थे जिसमें किसी एक घर का मेन डोर, मेन गेट दूसरे घर के सामने नहीं खुलता था। इसको वो बहुत लकी मानते थे, यानी घरों के दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए। ये उनका दूसरा सुपरस्टिशन या अंधविश्वास था। तीसरा, इफ द मेन डोर ऑफ ए हाउस ओपन आउटवर्ड्स द वाइफ वुड बी अ टॉर्मेंट टू हर हस्बैंड। और तीसरा अंधविश्वास ये था कि अगर घर का दरवाजा बाहर की तरफ खुलता है तो ऐसे में पत्नी जो है पति के लिए बहुत ही अत्याचारी, अन्यायी हो जाती है, बहुत दुखदायी हो जाती है। तो घरों का दरवाज़ा जो है बाहर की तरफ नहीं खुलना चाहिए, यानी वो लोग अपने घरों का दरवाज़ा अंदर की तरफ खोलते थे। घरों के दरवाजे वो आमने सामने नहीं रखते थे और घरों का कचरा बाहर की तरफ फेंकते थे ताकि घरों के अंदर वेल्थ या संपत्ति बढ़े। तो ये जो है उर शहर के लोगों के अंधविश्वास थे। फिर अब हम चलते हैं दूसरे शहर की ओर। यहाँ का दूसरा प्रमुख शहर था मारी, अ ट्रेडिंग टाउन। मारी जो था एक ट्रेडिंग टाउन था, इंपीरियल टाउन भी था। आफ्टर 2000 BC द रॉयल सिटी ऑफ मारी फ्लोरिश्ड। 2000 BC के आसपास जो ये शाही शहर मारी था ये बहुत उन्नति करने लगा। मारी वॉज लोकेटेड ऑन द अपस्ट्रीम ऑफ यूफ्रेट्स। मारी जो शहर था वो यूफ्रेट्स नदी के ऊपरी भाग में स्थित था। एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग वर कैरिड आउट इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में कृषि और एनिमल हर्डिंग या पशुपालन दोनों ही तरह के जो ऑक्यूपेशन थे, यहाँ मुख्य ऑक्यूपेशन थे लोगों के। मोस्ट ऑफ द रीजन वाज यूज्ड फॉर पास्चरिंग शिप्स एंड गोट्स। मारी शहर के आसपास का ज़्यादातर क्षेत्र जो था वो भेड़ बकरियों के चारने के लिए उपयोग में लाया जाता था। हर्डर्स एक्सचेंज एनिमल्स, चीज, लेदर एंड मीट इन रिटर्न फॉर मेटल, टूल्स एटसेट्रा विद द फार्मर्स। और यहाँ के जो पशुपालक होते थे वो जानवरों, चीज़, चमड़े और मांस
के एक्सचेंज के द्वारा मेटल और दूसरी अन्य उपयोगी वस्तुएं जो काम की होती थी, औजार, इस तरह की वस्तुएं वो फार्मर्स के साथ एक्सचेंज करते थे। नोमैडिक ग्रुप्स ऑफ द वेस्टर्न डेजर्ट फिल्टर्ड इनटू द प्रॉस्परस एग्रीकल्चरल लैंड। और जो वेस्टर्न डेजर्ट एरिया के जो नोमैडिक ग्रुप्स थे, जो गुमंतु थे, खानाबदोश लोग थे, वो धीरे धीरे आकर इस मारी शहर के जहाँ खेती लायक इलाका था वहाँ आकर बस गए थे बाद में। तो इस तरह से मारी शहर जो है वहाँ पशुपालन मुख्य व्यवसाय था। फिर सच ग्रुप्स वुड कम एज हर्डर्स, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स एंड सेटल्ड डाउन। ये जो खानाबदोश लोग यहाँ आते थे, पहले शुरू में खानाबदोश जीवन इनका होता था, लेकिन बाद में ये पशुपालक के रूप में, खेतों में काम करने वाले लेबरर के रूप में, सैनिकों के रूप में और काम करते थे और फिर धीरे धीरे इसी शहर में आकर जो है सेटल्ड हो जाते थे। दीज इंक्लूड द अकेडियंस, एमोराइट्स, असीरियन एंड आर्मेनियंस। तो यहाँ आने वाले इन खानाबदोश लोगों में अकेडियंस थे, एमोराइट्स थे, असीरिया के लोग थे, आर्मेनियंस थे। ये सब लोग जो है इस मारी शहर में आकर बाद में बस गए। द किंग ऑफ मारी वर एमोराइट एंड रेज्ड अ टेम्पल एट मारी फॉर डैगन, गॉड ऑफ स्टेपी। मारी का जो राजा था वो एमोराइट्स था और उसने एक बहुत विशाल मंदिर यहाँ बनाया था डैगन गॉड के लिए, जिसे गॉड ऑफ स्टेपी कहा जाता है। तो डैगन यहाँ का वो गॉड है जो स्टेपी प्रदेश का भगवान माना जाता था। उसका मंदिर मारी के राजा द्वारा बनवाया गया था। मेसोपोटामियन सोसाइटी एंड कल्चर वर ओपन टू डिफरेंट कल्चर्स। यहाँ की सोसाइटी, समाज और संस्कृति जो थी दूसरी कल्चर्स के साथ भी ईजिली मिक्स हो जाती थी। ये लोग दूसरी संस्कृतियों का भी जो है स्वागत करते थे। दस द वाइटलिटी ऑफ द सिविलाइजेशन वॉज ऑफ कोर्स एन इंटरमिक्सचर कल्चर। और इस वजह से यहाँ की संस्कृति या सभ्यता की प्रमुख विशेषता जो थी दूसरी संस्कृतियों के साथ मेल मिलाप की थी। मारी इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ एन अर्बन सेंटर प्रॉस्परिंग ऑन ट्रेड। मारी शहर जो था इसी वजह से एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि अन्य संस्कृतियों, अन्य स्थानों के लोग भी यहाँ आकर जो है यहाँ के लोगों के मेल मिलाप और अच्छे मिलनसार व्यवहार की वजह से यहाँ पर आते थे और इस वजह से यहाँ का व्यापार बहुत अधिक विकसित हुआ। और उस व्यापार के विकास की वजह से मारी शहर एक बहुत बड़े ट्रेड टाउन के रूप में विकसित हुआ। A trading town in the city of Mari. Wood, copper, wine, tin, oil, etc. were carried in boats along the Euphrates between the south and Turkey, Syria and Lebanon. ठीक है, यहाँ इस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में लकड़ी, कॉपर, वाइन, टिन, ऑयल जैसी चीज़ें जो कि मेसोपोटामिया में नहीं मिलती थी, ये चीज़ें सीरिया, टर्की और लेबनान देशों से यहाँ के यूफ्रेट्स नदी के माध्यम से दक्षिण के उस डेजर्ट एरिया तक पहुँचाई जाती थी। बोट्स कैरिंग ग्राइंडिंग स्टोन्स, वुड एंड वाइन एंड ऑयल जार्स वुड स्टॉप एट मारी ऑन देयर वे टू सदर्न सिटीज़। और नावें जो पत्थरों को लेकर, लकड़ियों को लेकर, शराब और ऑयल के जार्स को लेकर दक्षिण के शहरों की तरफ जाती थी, वो सारी की सारी नावें मारी में रुकती थी। रास्ते में, मारी रास्ते में आता था टर्की से आते हुए रूट के समय, तो वो सब मारी में रुकती थी और इस वजह से भी मारी जो है एक डेवलप्ड सिटी बन गया, एक मेन ट्रेडिंग सिटी बन गया। ऑफिसर ऑफ दिस टाउन वुड गो अब्रोड, इंस्पेक्ट द कार्गो एंड लेवी a charge of about 1/10 the value of the goods. Thus, although the kingdom of Mari was not militarily strong, but it was exceptionally prosperous. ठीक है, और इस शहर में इतना अधिक व्यापार का जो आदान प्रदान होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान होता था, इस वजह से यहाँ के ऑफिसर्स उस व्यापार के ऊपर जो है हर वस्तु की कुल वैल्यू के ऊपर उसका 1/10 जो है टैक्स वसूल करते थे। और इस वजह से मारी जो कि एक बहुत बड़ा शक्तिशाली सैनिक शहर नहीं था, सेना की दृष्टि से इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन बहुत ही समृद्ध शहर था, क्योंकि इस व्यापार के टैक्स से इनको बहुत आय होती थी। तो मारी एक व्यापारिक शहर था जो टर्की से दक्षिण के शहरों की तरफ जाने वाले रास्ते के बीच में था, और उस रास्ते के बीच में स्थित होने की वजह से यहाँ पर हर तरह की नावें जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ले जाती थी यहाँ रुकती थी, और उसकी वजह से इसे यहाँ के राजा को टैक्स से बहुत अधिक आय होती थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर राइटिंग के बारे में। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सबसे पहले लेखन कला का विकास हुआ था, और यहाँ पर आप जो एक पिक्चर में देख सकते हैं, एक क्ले टैबलेट, मिट्टी की बनी हुई टैबलेट जो है उस पर
कुछ अक्षर खोदे गए हैं, उकेरे गए हैं, ये वहाँ की मेसोपोटामियन सभ्यता में लेखन कला के सबसे पहले प्रूफ के रूप में माने जाते हैं। ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ मेसोपोटामिया टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन वॉज द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। पूरे विश्व को और पश्चिमी देशों को इस मेसोपोटामिया की सभ्यता की सबसे बड़ी देन जो है वो राइटिंग को माना जाता है, लेखन कला के विकास को माना जाता है। इट अलाउड द ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, द कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, रिकॉर्ड्स टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड फार्मिंग। और इस लेखन कला के विकास की वजह से नॉलेज का ट्रांसमिशन हुआ, विभिन्न प्रकार की कानूनों का कोडिफिकेशन जो है वो संभव हो सका, साथ ही साथ व्यापार और कृषि में बहुत सारी चीज़ों के रिकॉर्ड मेंटेनिंग का काम भी आसान हो गया। तो लेखन कला ने इस तरह की सारी चीज़ों को एक तरह से फैसिलिटेट किया। सुमेरियंस रॉट ऑन वेट क्ले। सबसे पहले यहाँ पर सुमेरियन लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था। यहाँ की सबसे पहली लैंग्वेज भी सुमेरियन थी और सुमेरियन लोगों ने यहाँ पर गीली मिट्टी के बने हुए क्ले टैबलेट्स पर रीड नाम के एक पौधे की जो तना होता था उससे लिखना शुरू किया, जो कि सूखा हुआ होता था ये रीड का तना, और इस तरह से उस क्ले गीली टैबलेट पर लिखकर फिर उसको वो धूप में सुखा देते थे। Scribes were only ones who could read and write and served as priests, record keeper and accountants। ठीक है, स्क्राइब्स लेखक जो होते थे वो क्या करते थे, वो इन रिकॉर्ड्स में सभी जगह जो है एक पुजारियों के रूप में, रिकॉर्ड कीपर के रूप में, अकाउंटेंट के रूप में काम करते थे, और जहाँ जहाँ पर भी रिकॉर्ड रखना होता था ये स्क्राइब्स लोग उसको लिखने का काम करते थे। एज सोसाइटी इवोल्व्ड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वाज डेवलप्ड कॉल्ड क्यूनिफॉर्म। और जैसे जैसे सोसाइटी विकसित होती गई यहाँ पर राइटिंग का सबसे पहला जो तरीका विकसित हुआ उसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है, मीनिंग अ वेज शेप्ड। क्यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है वेज शेप्ड। क्यूनिफॉर्म वर्ड का मीनिंग है वेज शेप। डेटिंग टू 3500 BCE, तो 3500 साल पहले BC यहाँ पर लेखन कला का विकास हुआ, जिसे क्यूनिफॉर्म शैली कहा जाता है। क्यूनिफॉर्म स्प्रेड टू पर्शिया एंड इजिप्ट एंड बिकेम द व्हीकल फॉर द ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन एंड द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमॉन्ग कल्चर्स। और यही क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट जो है धीरे धीरे वो पर्शिया यानी ईरान और इजिप्ट मिस्र देशों तक फैल गई, और इसकी वजह से इन देशों की सभ्यताओं के बीच में आपस में विचारों का आदान प्रदान और संस्कृति का आदान प्रदान संभव हुआ। तो इस लेखन कला की वजह से ही मेसोपोटामिया की सभ्यता ईरान और मिस्र की सभ्यता के साथ आदान प्रदान कर पाई। तो ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, अब किस तरह से राइटिंग कला, लेखन कला का विकास हुआ। अ स्क्रिप्ट वी मीन दैट स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंटेड इन द विजिबल साइंस। ठीक है, स्क्रिप्ट किसे कहते हैं, लिपि किसे कहा जाता है, तो लिपि का अर्थ होता है जब बोले गए शब्दों को किसी प्रतीक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। रिप्रेजेंटेड इन विजिबल साइंस, दृश्य देखे जाने वाले प्रतीकों के रूप में बोले गए शब्दों को जब प्रस्तुत किया जाता है उसे स्क्रिप्ट कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ऑक्स एक शब्द है जिसको इस तरह से इस मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट में इस तरह से प्रेजेंट किया जाता था। इसी तरह से यहाँ पर ये दूसरे साइंस हैं, ये ग्रीन और फिश के साइंस हैं, ठीक है, और ये नंबर बोर्ड के साइन हैं। तो डिफरेंट साइंस के द्वारा यहाँ पर जो है स्क्रिप्ट डेवलप की गई, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इसे कहा जाता है। द फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट्स रिटन अराउंड 3200 BC। सबसे पहले जो क्ले टैबलेट्स मेसोपोटामिया में लिखे गए थे वो 3200 BC में लिखे गए थे। कंटेंट पिक्चर्स लाइक साइंस एंड नंबर्स, और इस टैबलेट पर जो है पिक्चर जैसे साइन और नंबर लिखे हुए थे, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ ये जो पिक्चर है इसमें भी हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से पिक्चर, ये जो लैंग्वेज थी वो पिक्चरस्क्यू थी, जहाँ पर पिक्चर के रूप में वर्ड्स जो है, साइंस जो है दिखाए जाते थे। क्यूनिफॉर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड क्यूनियस। क्यूनिफॉर्म वर्ड जो है वो लैटिन भाषा के शब्द क्यूनियस जिसका अर्थ होता है वेज एंड फॉर्मा मीन्स शेप। ठीक है, तो क्यूनिफॉर्म जो है वो लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिला है, क्यूनियस और फॉर्मा। क्यूनियस का मतलब होता है वेज और मीनिंग का मतलब फॉर्मा का मीनिंग होता है शेप। द वर्ड क्यूनिफॉर्म मीन्स वेज शेप्ड लेटर्स। वेज शेप्ड लेटर्स जो होते हैं उन्हें
क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। ये सारे लेटर जो है वेज शेप्ड हैं, जो यहाँ की स्क्रिप्ट में देखने को मिलते हैं। बाद में ये इंग्लिश जो लेटर्स हैं उनके साथ इनका इस तरह से मैच किया गया, इस स्क्रिप्ट को पढ़ लिया गया है। तो ये जो है एक पिक्चर बेस्ड स्क्रिप्ट थी। अब राइटिंग का डेवलपमेंट हुआ तो उससे यहाँ पर क्या क्या बेनिफिट हुए। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, द मेसोपोटामियन टैबलेट कंटेंट पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स। अब यहाँ की जो टैबलेट है उस पर पिक्चर लाइक साइंस एंड नंबर्स होते हैं। 3000 BC में यहाँ पर ये डेवलप हुई थी। राइटिंग बिगिन व्हेन सोसाइटी नीडेड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस। यहाँ पर राइटिंग का डेवलपमेंट किस वजह से हुआ, इसका अगर कारण हमें जानना है तो यहाँ मेन कारण था कि जो भी एक्सचेंज होते, ट्रांजेक्शन्स होते थे, उन ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड रखने के लिए यहाँ पर राइटिंग जो है वो डेवलप हुई। लेखन कला का विकास यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ों के आदान प्रदान की रिकॉर्ड को रखने के लिए हुआ। मेसोपोटामियंस रोट ऑन टैबलेट्स ऑफ क्ले, ये मिट्टी के क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे। स्क्राइब वुड इम्प्रेस वेज शेप्ड साइंस ऑन वेट क्ले विद द शार्प एंड ऑफ रीड। और रीड नाम के पौधे के तने से ये लोग गीली मिट्टी के क्ले टैबलेट्स पर लिखने का या चीज़ों को उकेरने का काम करते थे। वेज शेप्ड उनको बनाया जाता था। तो इस तरह से यहाँ पर लेखन कला का विकास रिकॉर्ड मेंटेनिंग की वजह से हुआ। वंस रिटन टैबलेट्स वर ड्राइड, फिर ये जो लिखे हुए टैबलेट थे इनको धूप में सुखा दिया जाता था इन द सन एंड इट वुड बी ऑलमोस्ट इनडेस्ट्रक्टिबल। और इसके बाद वो जो है आसानी से टूटते फूटते नहीं थे। वंस इट ड्राइड साइंस कुड नॉट बी प्रेस्ड ऑन टू ए टैबलेट। एक बार टैबलेट सूख जाती थी तो फिर और साइंस को इसके ऊपर प्रेस्ड करके लिखा नहीं जा सकता था। सो ईच ट्रांजेक्शन रिक्वायर्ड ए सेपरेट रिटन टैबलेट। और हर बार जो भी ट्रांजेक्शन होता था उसके लिए अलग एक टैबलेट की ज़रूरत पड़ती थी। अलग अलग टैबलेट्स में हर रिकॉर्ड को अलग अलग टैबलेट पर लिखा जाता था। दिस इज़ वाई टैबलेट्स ऑकर बाय द हंड्रेड्स एट मेसोपोटामियन साइट्स। इसी वजह से यहाँ पर सैकड़ों टैबलेट्स मिलती है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन का अलग अलग रिकॉर्ड रखा जाता था। बाय 2600 BC द लेटर्स बिकेम क्यूनिफॉर्म एंड लैंग्वेज वॉज सुमेरियन। और 2600 BC तक आते आते यहाँ के इन लेटर्स की शेप जो है क्यूनिफॉर्म हो गई, यहाँ की लिपि जो है क्यूनिफॉर्म बन गई। और सबसे पहले क्यूनिफॉर्म लिपि में जिस भाषा के शब्दों को लिखा गया वो थी सुमेरियन भाषा के शब्दों को यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखा गया। अब ये यहाँ की राइटिंग का यूज़ क्या था, ये किस काम में आती थी, तो इसका पहला काम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ कीपिंग रिकॉर्ड्स। दूसरा था मेकिंग डिक्शनरीज, ठीक है, शब्दकोश बनाने का। फिर तीसरा था गिविंग लीगल वैलिडिटी टू लैंड ट्रांसफर्स। ज़मीनों का खरीदने बेचने का जो काम होता था उसको लीगलाइज करने के लिए उसको लिखा जाता था। फिर फोर्थ है नैरेटिंग द डीड्स ऑफ किंग्स। राजाओं के कार्यों का वर्णन करने के लिए, राजा लोग जो युद्ध करते थे, दान देते थे, उन सब कार्यों का रिकॉर्ड जो है वो लेखन कला के माध्यम से किया जाता था। अनाउंसिंग द चेंजेस ए किंग हैड मेड इन द कस्टमरी लॉज ऑफ द लैंड। जमीन के संबंध में जो भी नीति नियम कानून होते थे उसमें राजाओं द्वारा जो भी परिवर्तन किए जाते थे उन परिवर्तनों को भी इन टैबलेट्स के ऊपर लिखा जाता था। स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एंड ऑफ सेंडिंग मैसेजेस। फिर विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और विभिन्न प्रकार के संदेशों को भेजने के लिए राइटिंग का यहाँ पर यूज़ किया जाता था। तो दीज आर द वेरियस रीजंस वाई राइटिंग वॉज यूज्ड। यहाँ पर राइटिंग का यूज़ क्यों किया जाता था, तो ये 6-7 रीज़न हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ इस लेखन कला का विकास किस तरह से, द साउंड दैट अ यूनिफॉर्म साइन रिप्रेजेंटेड वाज नॉट अ सिंगल कॉन्सोनेंट और वोवल बट अ सिलेबल। अच्छा, ये जो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट होती थी जिसमें लिखा जाता था वो कोई एक सिंगल वर्ण, एक वर्ण नहीं होता था बल्कि पूरा एक सिलेबल होता। सिलेबल का मतलब एक पूरा साउंड जो होता था उसको वो रिप्रेजेंट करता था। दस द स्क्राइब हैड टू लर्न 100 ऑफ साइंस। और इस वजह से जो लिखने वाला स्क्राइब होता था उसे, सुलेखक जिसको कहते हैं, उसे हज़ारों साइंस को याद करना पड़ता था। एक एक वर्ड या शब्द के लिए अलग अलग साइन होते थे। वर्ण या एक लेटर का साइन नहीं होकर वहाँ पर जो साइंस होते थे वो शब्दों के होते थे और शब्दों की वजह से वहाँ पर हर सुलेखक को हज़ारों साइंस को याद रखना पड़ता था। ही हैड टू हैंडल अ वेट टैबलेट एंड गेट इट रिटन बिफोर इट ड्राइड। और सुलेखक उसे
इन वेट टैबलेट को हैंडल बहुत केयरफुली करना पड़ता था। जो भी चीज़ लिखनी होती थी उसे जल्दी लिखना पड़ता था उस टैबलेट के सूखने से पहले। अगर वो सूख जाती थी तो फिर उस टैबलेट पर लिखा नहीं जा सकता था। सो राइटिंग वॉज ए स्किल क्राफ्ट, और इस वजह से लिखना एक बहुत ही कौशलपूर्ण कार्य होता था, स्किल क्राफ्ट होता था। इट कन्वेज विजुअल फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ साउंड ऑफ ए पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये जो स्क्रिप्ट होती थी वो किसी भी भाषा के शब्दों को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका था। तो यहाँ पर ये एक बहुत प्रमुख कार्य था, लेखन कला का विकास यहाँ पर हुआ। अब यहाँ पर लोगों के साक्षरता के स्तर को जानते हैं कि यहाँ जब लिखने के इतने सारे टैबलेट्स मिले हैं तो यहाँ पर लोग कितने पढ़े लिखे थे। किंग एंड वेरी फ्यू कुड रीड एंड राइट, लेकिन जो जानकारी मिलती है उसके हिसाब से यहाँ पर बहुत ही कम लोग पढ़े लिखे थे। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ साइन टू लर्न एंड मैनी ऑफ दीज वर कॉम्प्लेक्स। अब पढ़ना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि वहाँ पर हज़ारों साइंस होते थे और उन साइंस को याद रखना बहुत मुश्किल होता था, इसलिए बहुत ही कम लोग यहाँ पढ़े लिखे मिलते हैं। इफ़ ए किंग कुड रीड दैट वाज रिकॉर्डेड इन हिज बोस्टफुल इंस्क्रिप्शंस, अगर कोई राजा पढ़ा लिखा होता था तो उसके इंस्क्रिप्शन में इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा कर लिखा जाता था, यानी उसे बहुत विद्वान माना जाता था। राइटिंग रिफ्लेक्टेड द मोड ऑफ स्पीकिंग, लिखने की ये कला जो है उस समय के लोगों की बोलने की कला के तरीके को प्रतिबिंबित करती है। इट वॉज किंगशिप दैट ऑर्गेनाइज ट्रेड एंड राइटिंग, और ये राजा ही होते थे जो व्यापार और लेखन कला दोनों को ही नियंत्रित करते थे, दोनों को ही एक तरह से मैनेज करते थे। ठीक है, तो लिखना पढ़ना वहाँ पर बहुत कम लोग जानते थे। फिर अब हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की विश्व को क्या क्या देन है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन दो रूपों में हम देख सकते हैं। एक है स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रेकनिंग, समय गणना की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मेसोपोटामिया की सभ्यता ने विश्व को दिया है, और दूसरा मैथमेटिक्स के एरिया में भी उनके द्वारा बहुत सारी देन वर्ल्ड को दी गई है। तो पहले हम देखते हैं टाइम रेकनिंग में उन्होंने क्या क्या दिया है वर्ल्ड को, उनको क्या देन है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो डिवीज़न ऑफ अ ईयर इनटू 12 मंथ्स है वो इसी सभ्यता की देन है। एक वर्ष को 12 महीने में बांटने का काम इसी सभ्यता ने किया, जो आज भी विश्व में प्रचलित है। फिर डिवीजन ऑफ अ मंथ इनटू 4 वीक्स, एक महीना जो 4 वीक्स में सप्ताह में डिवाइड किया गया वो भी इसी सभ्यता की देन है। द डिवीजन ऑफ अ डे इन 24 आवर्स, एक दिन 24 घंटों में जो विभाजित किया है वो भी इसी सभ्यता की देन है। फिर द डिवीजन ऑफ द आवर इनटू 60 मिनट्स, एक घंटा जो 60 मिनट में डिवाइड किया गया है वो भी इसी सभ्यता की देन है। तो ये जो पूरे वर्ष का महीनों में, महीनों का सप्ताह में, सप्ताह का दिनों में, और दिन का घंटों में और मिनटों में जो विभाजन है, ये इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को विश्व को सबसे बड़ी देन है टाइम रेकनिंग, समय गणना के संबंध में। फिर गणित के संबंध में अगर हम बात करें तो टैबलेट्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टैबलेट। ठीक है, यहाँ पर गणित से संबंध में जो है गुणा और भाग की बहुत सारी टेबल्स यहाँ पर स्टार्ट हुई। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स टेबल्स भी यहाँ पर जो है ये भी विश्व को देन है इस सभ्यता की। एंड टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को ज्ञात करने की टेबल का भी विकास यहीं पर हुआ था। तो ये तीनों गणित के क्षेत्र में जो है वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की टेबल्स हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स की टेबल्स हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट की टेबल्स हैं। ये सारी की सारी सब मेसोपोटामियन सभ्यता में ही विकसित हुई, जो आज पूरे विश्व में प्रचलित है। फिर सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, साइंस के एरियाज में भी यहाँ पर सूर्य और चंद्र ग्रहण के संबंध में इन लोगों ने ऑब्जर्व की एंड रिकॉर्डेड, और अपने क्ले टैबलेट्स में इनको रिकॉर्ड किया। देयर वर स्कूल्स वेयर स्टूडेंट्स रीड एंड कॉपीड अर्लियर रिटन टैबलेट्स, और यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पर पहले रिकॉर्ड किए गए टैबलेट्स को फिर से लिखा जाता था, यानी ज्ञान को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित यहाँ पर किया जाता था। तो इस तरह से ये जो सभ्यता है इसका गणित और समय की गणना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।